जो क्लियर है एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिए। लास्ट क्लास तक है ना, मैंने आपको ठीक है, मैंने आपको है ना नेटवर्क लेयर तक पढ़ा दिया था, है ना। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में है ना, हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास तक है ना, मैंने आपको ठीक है सॉरी। तो आज की क्लास में ना हम डिस्कस करेंगे अपना आगे का पार्ट, और ट्रांसपोर्ट लेयर से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, और होपफुली कि आज हमारा ये जो नेटवर्किंग लेयर वाला कॉन्सेप्ट है, यानी ओएसआई मॉडल वाला, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। बाकी जो 3 स्टेप स्ट्रेटजी है मेरी, वो आप जरूर फॉलो करना। सबसे पहले क्लास देखिए मेरी, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए मेरे यूट्यूब चैनल से, और तीसरा पॉइंट है मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फाइल एक्सेस करिए, बस। इसके अलावा कंप्यूटर में आपको कुछ भी कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज की डेट डाल देते हैं 25 नवंबर 2024। 25 नवंबर है, 26 नवंबर हो गई। आज 26 नवंबर है। यार ये मार्कर तो और ज्यादा ही बेकार निकला। नवंबर 2024, इससे तो और कुछ नहीं दिख रहा। एक्चुअली बेटा दिक्कत क्या हो गई है कि ये जो मैं मार्कर जिससे लिखता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, ये मार्कर पता नहीं किस वजह से ना इंक छोड़ रहा है। मतलब इंक को निब तक आने नहीं दे रहा, फ्लो नहीं करा रहा, मतलब कहने का ये है। और ये क्या इशू हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा, हल्का हो जाता है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। जहाँ तक सही चलेगा तब तक क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे, फिर देख लेंगे आगे। ये ठीक है ना, थोड़ा डार्क डार्क आता है। तो ये तो अभी तो ठीक चल रहा है, पर देखना धीरे धीरे बिल्कुल लाइट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है इसमें। ठीक है, चलो जब तक सही चल रहा है चलाते हैं। देखिए हमारा जो लास्ट क्लास में चैप्टर चल रहा था, उसका नाम है नेटवर्किंग। ठीक है जी। और नेटवर्किंग को भी है ना हिंदी में नेटवर्किंग के नाम से ही बोला जाता है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता है। ठीक है जी। और नेटवर्किंग में हम डिस्कस कर रहे थे ओएसआई मॉडल को जिसको ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल भी कहा जाता है ना। ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, देखो एक काम करते हैं आज की क्लास में, है ना, देखो मैं मतलब ज़्यादा लिखूंगा ना तो ये बल्ब बिल्कुल ही लाइट हो जाता है मार्कर। तो जितना हो सकता है मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन या परिभाषा टाइप की नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो फिर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा आपको। ये दिक्कत हो रही है यार इसमें। क्या करें फिर।
चलो देखो, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मैं एक दूसरे मार्कर से लिख लिख रहा हूँ। इससे तो बिल्कुल ही छोटा छोटा लिखा जा रहा है, मतलब पतला पतला। चलो एक काम यही कर देते हैं, मैं ना अरेंज कर लूंगा इस मार्कर को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करेंगे कि अरेंज हो जाए। बाकी मैं शॉर्ट शॉर्ट में ना नोट लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब शॉर्ट शॉर्ट में नोट करता जाऊंगा, ताकि कोई डेफिनेशन या परिभाषा होगी तो उसको मैं बोलता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको बताइए, मेरी जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहाँ पर नेटवर्किंग वाली जो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखो जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओएसआई मॉडल की, और ओएसआई मॉडल में अभी हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। अब इस ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ, और इसका फंक्शंस क्या है, ठीक है। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो कि ओएसआई मॉडल की चौथी यानी फोर्थ लेयर है, इसका बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आता है सेगमेंटेशन। क्या आता है? सेगमेंटेशन। अब ये क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब है ना, एक तरीके से आप इसे पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी के नाम से भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखना, यहां पर मैंने लिखा है पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, ठीक है। बट एक और नाम होता है एंड टू एंड डिलीवरी, दोनों में अंतर है। एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब अलग होता है, ये एप्लीकेशन लेयर पर होता है। यहां पर नोट करके लिखना चाहें तो लिख लो साइड में कहीं पर, क्योंकि बीते कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया कि एंड टू एंड डिलीवरी का मीनिंग क्या है, और एंड टू एंड डिलीवरी किस लेयर का फंक्शन है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखना बेटा, अगर एंड टू एंड लिखा हुआ आ रहा है तो ये आंसर होगा इसका एप्लीकेशन लेयर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। समझ में आ गई बात? बट अगर मान लो ये लिखा हुआ आ जाए दैट इज पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, तो फिर आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इन दोनों का मतलब क्या है वो समझाता हूं। देखो, एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब होता है, जैसे ये कोई कंप्यूटर है यानी पीसी, और ये भी कोई कंप्यूटर है यानी कि पीसी, तो एक एंड से दूसरे एंड पर डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि मान लो ए नाम का कोई पीसी है, वो डाटा ट्रांसफर कर रहा है बी को, या बी ट्रांसफर कर रहा है ए को, ठीक है ना। तो इन्हें कहते हैं एंड टू एंड, यानी एक एंड पर या ए के एंड पर ये बी नाम का कंप्यूटर है, और बी के एंड पर ए नाम का कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंड टू एंड डिलीवरी। बट ये पोर्ट टू पोर्ट क्या होता है? देखो, ये जो है ना ए नाम का कंप्यूटर, इस ए नाम के कंप्यूटर में अंदर रैम लगी होगी या नहीं? बिल्कुल लगी होगी। ये सपोज दैट कि ए नाम के कंप्यूटर में अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी हुई है, रैम। तो इसी तरीके से बी नाम के कंप्यूटर में भी अंदर रैम लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी। यहां पर भी रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी हुई है। और अगर हम रैम की संरचना की बात करें, रैम के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो रैम का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है अंदर, मतलब रैम के अंदर की जो संरचना होती है ना, वो ऐसे होती है। तो रैम बिल्कुल वैसे बनी हुई है अंदर जैसे कि एक्सेल की शीट होती है, ठीक है ना। अब ये रैम के अंदर जो डब्बे डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर अगर ये एक्सेल की शीट होती तो हम इनको सेल कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर, चूंकि ये मेमोरी है, इसलिए केवल सेल शब्द का इस्तेमाल ना करके मेमोरी सेल शब्द का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ये समझ लो, ये भी रैम है, रैम के अंदर जो डब्बे डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? इनको मेमोरी सेल कहेंगे। भाई अगर एक्सेल की शीट होती तो इनको सेल बोलते हैं ना, एक्सेल की शीट भी तो ऐसी दिखती है, तो उनको वहां पर सेल कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये मेमोरी सेल कहलाएंगे। और ये ध्यान रखना, हर एक मेमोरी सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, और इसी यूनिक एड्रेस को पोर्ट नंबर के नाम से बोला जाता है। हर एक मेमोरी सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, और उस यूनिक एड्रेस को पोर्ट नंबर के नाम से बोल दिया जाएगा। तो अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि पोर्ट क्या चीज होती है, पोर्ट नंबर क्या होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ रैम, यानी कि रैम के संदर्भ में पोर्ट नंबर का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है अकॉर्डिंग टू रैम आर्किटेक्चर, यानी कि रैम की संरचना के अनुसार रैम मेमोरी सेल्स में डिवाइडेड होती है, और हर एक मेमोरी सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको पोर्ट नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो सपोज दैट के कोई पोर्ट नंबर है, मान लो जैसे यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है ना, डब्बा, इसका पोर्ट नंबर है दैट इज 48, यानी कि 48 पोर्ट नंबर है इसका, ठीक है ना। तो अगर मान लो 48 पोर्ट नंबर से, इस 48वें नंबर के पोर्ट नंबर से या 48 वाले पोर्ट नंबर से कोई डाटा भेजा जा रहा है, तो दूसरे कंप्यूटर के भी 48 वाले ही पोर्ट नंबर पे वो डाटा जाएगा। जैसे इस वाले पोर्ट का भी पोर्ट नंबर 48 है, 48 है, तो वहीं डाटा पहुंचेगा। समझे ये बात या नहीं? तो मोटा मोटी बात क्या समझ में आई आपको? मोटा मोटी बात आपको यहाँ पर ये समझ में आई होगी कि अगर जब ये कहा जाए कि एंड टू एंड डिलीवरी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा भेजा जा रहा है।
एक कंप्यूटर के एंड से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजा जा रहा है। तो ये काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। ये बातें एप्लीकेशन लेयर पर बताई गई हैं। और जब ये बताया जाए कि कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगी हुई है, तो उसके एक पोर्ट से दूसरे कंप्यूटर की रैम के सेम पोर्ट पर अगर डाटा भेजा जा रहा है, तो उसी को पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी कहा जाता है। और ये चौथी लेयर पर बताया गया है, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम बना लेना। और फिर से मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जब लिखा है एंड टू एंड डिलीवरी तो एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन है, जब पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी लिखा है तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है कि एक रैम की एक लोकेशन से दूसरे रैम की सेम लोकेशन पर डाटा भेजा जाएगा। अगला पॉइंट आता है बेटा यहाँ पर प्रोटोकॉल्स, यानी कि कुछ प्रोटोकॉल्स है ना इस ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती हैं, और उन प्रोटोकॉल्स का नाम क्या है वो मैं आपको बता दूं। खैर ये बात आप सभी लोगों को पता है कि बिना प्रोटोकॉल के तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल पर ही बेस्ड है। तो तीन प्रोटोकॉल बेसिकली यहाँ पर काम करती हैं, टीसीपी, यूडीपी और एससीटीपी। ठीक है, इनके बारे में बता देता हूँ, आप सुनते जाइएगा, लिखते जाना। ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक पॉइंट और लिख लेना कि इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब इसका मीनिंग ये है बेटा, देखो जब है ना कोई डाटा ट्रांसफर किया जाना हो, ठीक है, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब डाटा ट्रांसफर किया जाना हो, तो उस कंडीशन में टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ये चेक कर लिया जाता है कि पहले वो रास्ता जिससे होकर ये डाटा जाएगा वो क्लियर है या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं। इसीलिए टीसीपी प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। ठीक है ना भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो डाटा तो भेज दिया, अब जो नेटवर्क है या जो रास्ता है जिसके थ्रू ये डाटा जा रहा है वही आगे जाके फेलियर हो रहा है ना, या उसमें कोई गड़बड़ी है, तो आपका डाटा नहीं पहुंचेगा। तो जब आपको डाटा भेजना ही है, प्रॉपर तरीके से भेजना है, तो पहले कनेक्शन को चेक करो ना। ये उसी तरीके से हो गया ना, जब आपको कोई गाड़ी भेजनी थी, कोई सामान या माल भर के गाड़ी को आगे भेजना है, और रास्ते में है ना आपने ये चेक ही नहीं करवाया कि वो रास्ता क्लियर है नहीं, पता चले गाड़ी स्टक हो गई, तो आपका तो लॉस हो जाएगा इसमें। तो इस वजह से ना पहले चेक करवाओ कि जिस रास्ते से गाड़ी जाएगी वो रास्ता ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तब गाड़ी को भेजेंगे। तो अगर एक डेटा ट्रांसफर किया जाना हो इसी तरीके से डेटा को ट्रांसफर किया जाना हो जिसमें डाटा प्रॉपर पहुंचे एक ही बार में, तो टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला नेक्स्ट लिखिए यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के आगे लिखना, इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि डाटा को भेज दो, अगर कनेक्शन बीच में ब्रेक होता है, कनेक्शन सही से नहीं काम करता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चल जाएगा। जिसका सबसे सही एग्जांपल है व्हाट्सएप से ऑडियो कॉल करना या वीडियो कॉल करना। आप जब भी ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कभी कभार ऐसा होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी फेलियर की वजह से ये कनेक्शन बीच में रुक जाता हो। जैसे आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं और बात करते करते बीच में मैसेज आए पुअर इंटरनेट कनेक्शन, और वीडियो कॉल रुक गई हो। हाँ, ऐसा कई बार हो जाता है। तो ये जो व्हाट्सएप के थ्रू जो आप है ना ऑडियो या वीडियो का डाटा भेज रहे हो ना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, इसमें यूडीपी प्रोटोकॉल काम कर रही है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप डाटा भेज दो, अगर बीच में कनेक्शन फेलियर होगा तो कोई इशू नहीं है, मैनेज हो जाएगा। जैसे वीडियो कॉल जैसे मेथड में अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, बीच में अटक गई वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दोबारा कनेक्शन होगा आप फिर दोबारा अपने बात करना शुरू कर देना, है ना। तो इस तरीके की कंडीशन में हम यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कनेक्शन लेस, और इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर आता है एससीटीपी, इसका फुल फॉर्म लिखो, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। स्ट्रीम ये वही शब्द है धारा वाला जो होता है, STREAM, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बेसिकली ना स्ट्रीमिंग के लिए, यानी धारा प्रवाह को मैनेज करती है, देखती है। यानी अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा भेजा गया है तो वो डाटा प्रॉपर जा रहा है या नहीं, इसको कंट्रोल करने का काम एससीटीपी नाम की प्रोटोकॉल करती है। बस स्ट्रीमिंग कंट्रोल का काम करती है, बस ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? देखिए बात ये ना कि ये मार्कर जो है जिससे मैं लिख रहा हूँ, अब जैसे मैं पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूँ तो इसमें तो काम सही कर रहा है, और जैसे मैं लंबी डेफिनेशन लिखूंगा ना उसमें फिर हल्का होता चला जाता है, तो वो आपको क्लियर दिखेगा नहीं। तो आप चिंता मत करो, पीडीएफ फाइल में आपको प्रॉपर सब चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ना हमारी अगली एक और लेयर आती है जिसको सेशन लेयर कहा जाता है। उसका क्या मीनिंग है समझाता हूं। नेक्स्ट लेयर का नाम है, एक बच्चे का कमेंट आया सर यूडीपी की फुल फॉर्म बताइए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज सेशन लेयर। अब इस सेशन लेयर का मीनिंग क्या है समझते हैं। देखो सेशन लेयर में सेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, है ना। जैसे एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया,
अब जितने समय तक ये दोनों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसी को सेशन टाइम कहा जाता है। जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ 1 घंटे तक कनेक्ट रहा, तो हम कह सकते हैं इन दोनों कंप्यूटर के बीच का सेशन टाइम क्या है, 1 घंटा। तो सेशन का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अब देखो इस सेशन लेयर पर है ना, बेसिकली जो पॉइंट बताया गया है वो है डायलॉग कंट्रोल, ये बताया गया है। अब डायलॉग कंट्रोल अगर नहीं समझ पा रहे तो आप इस बात को है ना दूसरे सिंपल शब्दों में मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसका क्या मीनिंग है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हैं संचार का प्रकार, संचार का प्रकार, आप इसको बोल सकते हैं। अब संचार का जो प्रकार है या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो किन किन तरीके से होता है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो सपोज दैट कि अगर आप है ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेज रहे हैं, ए से डाटा बी की तरफ भेज रहे हैं, बट हमेशा ए से डाटा बी की तरफ ही जाएगा, बी से लौट कर है ना ए की तरफ नहीं आएगा कभी भी डाटा। तो इस तरीके के संचार को है ना एक नाम दिया जाता है बेटा, जिसे बोलते हैं सिंप्लेक्स। इसका कोई हिंदी नाम है नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं है, सिंप्लेक्स ही इसे कहा जाता है, ठीक है जी। बाकी है ना अगर थ्योरेटिकल वे में लिखें तो ऐसा बोल सकते हैं ओनली वन वे कम्युनिकेशन, ओनली वन वे कम्युनिकेशन। हिंदी में से कहा जाएगा केवल एक तरफ संचार, केवल एक तरफ संचार। अब आप मुझे है ना कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वो कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें केवल एक ही तरफ संचार होता है, दोनों तरफ नहीं होता, केवल एक ही साइड है ना संचार होगा, बताइए। कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें केवल एक ही तरफ डाटा जाता हो, वापस लौट के ना आता हो? हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है ना यहाँ पर लिखा जा सकता है कंप्यूटर का और कीबोर्ड माउस का कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड माउस का कम्युनिकेशन। समझ में आ गई बात? भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर यहाँ जो शब्द लिखा गया ना ये वो डब्बे के लिए लिखा गया है। अगर आपके घर में कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उस डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा होता है उस डब्बे को बेसिकली बोलते हैं दैट इज सिस्टम यूनिट, ठीक है ना। और इस सिस्टम यूनिट को ही मेनली मेन कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि सारी चीजें उसी के अंदर हो रही होती हैं। तो अगर आप कीबोर्ड या माउस को उसमें कनेक्ट कर दोगे ना तो कीबोर्ड या माउस से डाटा अंदर ही जा रहा है, वापस लौट के कीबोर्ड या माउस पे डाटा नहीं आता है। तो इसलिए इसको सिंप्लेक्स वे ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाएगा। कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है? हाँ, टीवी एफएम ये भी एग्जाम्पल है ना, सिंप्लेक्स के ही कहलाएंगे क्योंकि इनमें भी डाटा केवल एक ही तरफ जा रहा है, लौट के वापस नहीं आता है। भाई अगर आप टीवी देख रहे हैं तो अपने टीवी से वापस सिग्नल थोड़ी भेज सकते हो, या अगर आप रेडियो एफएम सुन रहे हो तो रेडियो एफएम से थोड़ी वापस सिग्नल भेज सकते हो। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ओनली वन वे कम्युनिकेशन यानी कि सिंप्लेक्स। इसके बाद है ना दूसरा आता है बेटा जिसमें ए से अगर डाटा भेज रहे हैं बी की तरफ तो भेज सकते हैं, और बी से डाटा ए की तरफ भेजना है तो भेज सकते हैं, बट एक बार में एक तरफ। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं बोथ वे कम्युनिकेशन, बोथ वे कम्युनिकेशन बट वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। हिंदी में इसे कहा जाएगा दोनों तरफ संचार, दोनों तरफ संचार बट एक बार में एक तरफ, एक बार में एक तरफ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसी को हम है ना बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स। इसका नाम दिया जाता है बेटा हाफ डुप्लेक्स। समझ में आ गई बात? अब इसका क्या उदाहरण हो सकता है, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे मैं बताता हूं, अगर एग्जांपल की बात की जाए हाफ डुप्लेक्स की तो एसएमएस यानी कि जो आप शॉर्ट मैसेज सर्विस करते हैं, ये एसएमएस मैं उसी की बात कर रहा हूं जो पूरे दिन में आपको आपकी जो टेलीकॉम कंपनी 100 एसएमएस करने को देती है, शॉर्ट मैसेज सर्विस जिसको आप टेक्स्ट मैसेज भी बोलते हैं। तो उसमें ना आप किसी को मैसेज करोगे, फिर वो पढ़ेगा, फिर रिप्लाई करेगा, है ना। तो दोनों तरफ हो रहा है बट एक बार में एक तरफ। ऐसी है ना आप किसी को ईमेल मैसेज कर रहे हो तो ईमेल मैसेज भी है ना किसी को चला जाएगा, फिर वो पढ़ेगा तब जाके आपको रिप्लाई करेगा। ऐसी है ना एक और डिवाइस का एग्जांपल आप दे सकते हैं दैट इज वॉकी टॉकी का। वॉकी टॉकी से ना फोन के जैसे बात नहीं हो सकती, जैसे फोन पे बात करते हैं, हाँ जी बताओ, वो उधर से बोल रहा है। वॉकी टॉकी में क्या होता है ना, आप वॉकी टॉकी में एक बटन होता है बेसिकली, उसको प्रेस करके आप मैसेज बोलेंगे और रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो मैसेज चला जाएगा नजदीकी वॉकी टॉकी जितने भी होंगे उनके पास। तो इसी तरीके से संचार होता है, यानी एक बार में एक तरफ पर हो दोनों तरफ जाता है। इसके अलावा एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो रेलवे ट्रैक का भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। रेलवे ट्रैक, ट्रेन की पटरियां। अगर कोई ट्रेन की पटरी है तो उस पर ट्रेन या तो आने के लिए या जाने के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी एक बार में, एक ही समय पर एक ही पटरी पर आमने सामने से ट्रेन नहीं आ सकती है ना, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर एक ऐसा संचार जिसमें दोनों तरफ डाटा ट्रांसफर तो हो सकता है पर एक बार में एक तरफ हो रहा है तो उसी को हम हाफ डुप्लेक्स के नाम से बोल देंगे। इसके बाद तीसरा जो तरीका है उसे कहते हैं दैट इज डुप्लेक्स। बट चूंकि यहां पर ये से सेकंड वाले को हाफ डुप्लेक्स कहा गया है,
इसलिए उसको फुल डुप्लेक्स भी बोला जा सकता है। तो यानी डुप्लेक्स लिख दो या फिर फुल डुप्लेक्स लिख दो, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। यहाँ पर हाफ लिखा है ना शब्द, इसीलिए इसको फुल डुप्लेक्स भी बोल देते हैं, वरना केवल डुप्लेक्स शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ए से डाटा आपको बी तक भेजना है तो आप भेज सकते हैं, और बी से डाटा अगर ए की तरफ भेजना है तो भी आप भेज सकते हैं। क्लियर है? ए से डाटा आपको बी की तरफ भेजना है तो भेज दीजिए, और बी से डाटा ए की तरफ भेजना है तो भेज दीजिए। और एक ही बार में भेज सकते हैं, हाँ एक ही बार में भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बोथ वे कम्युनिकेशन, बोथ वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। हिंदी में से कहा जाएगा दोनों तरफ संचार एक ही समय पर, दोनों तरफ संचार एक ही समय पर। क्लियर है? ये आप यहां पर नोट कर लीजिए, दोनों तरफ संचार एक ही समय पर। क्लियर है जी? समझ में आ गई सभी को बात? हिंदी में लिखो, लिख ले तो लिख लीजिए, दोनों तरफ संचार एक ही समय पर। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताओ कमेंट सेक्शन में एक बार। देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल होगा दैट इज टेलीफोन। इसके दो एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। एक पहला एग्जाम्पल तो आप यहां पर नोट कर लीजिए, दैट इज टेलीफोन। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, माफ कीजिएगा, एक प्रॉब्लम हो रही है ये मार्कर वाली, इसमें ना इंक थोड़ी हल्की हो गई है, पता नहीं किस कारणवश, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या हो गया है। आई थिंक कल तक की जो क्लास थी आपकी तब तक तो ठीक चल रहा था, है ना? पर जैसे ही मैं लगातार लिखता हूँ ना, ये हल्का होता चला जाता है, तो शायद आपको थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा हो, डार्क ना दिख रहा हो, है ना? तो माफ कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास तक पूरी कोशिश करूंगा इसको ठीक कर लूँ, है ना? तो बेसिकली ना, हम टेलीफोन की अगर एग्जांपल की बात करें तो टेलीफोन का जो एग्जांपल है ना, वो फुल डुप्लेक्स का ही है या डुप्लेक्स का ही है ना? इसमें बेसिकली हम है ना क्या करते हैं, टेलीफोन पे जैसे ही सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, तुरंत हैंड टू हैंड रिप्लाई आना शुरू होता है, और एक ही समय पर आवाज जा भी रही होती है, आ भी रही होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक ही समय पर दो आदमी एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं फोन पर, तो कोई किसी की सुनता थोड़ी, अपनी अपनी बोलता है लड़ाई में। तो जब आप लड़ाई कर रहे हो फोन पर, तो आप नोटिस कर रहे हैं ना कि आपकी आवाज जा भी रही होती है और सामने वाले की आ भी रही होती है। दैट मीन एक ही समय पर दोनों तरफ संचार हो सकता है, तो इसको हम डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा है ना इंस्टेंट मैसेजिंग, एक शब्द और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। ये भी एग्जाम्पल होता है फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स का। इसका मीनिंग होता है जैसे व्हाट्सएप वाला एग्जाम्पल, जैसे व्हाट्सएप से आप ऑडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, या व्हाट्सएप से चैटिंग वगैरह भी कर लीजिए, तो ये सब है ना डुप्लेक्स के अंदर ही आता है। आप बोलेंगे सर व्हाट्सएप की चैटिंग को डुप्लेक्स में कैसे रखेंगे? जैसे आपने नोटिस किया है, जैसे दो व्यक्ति ऑनलाइन है, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग में अगर कोई सामने वाला व्यक्ति जिसको आप मैसेज कर रहे हैं वो ऑफलाइन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप मैसेज भेज देंगे, जब वो देखेगा तब रिप्लाई करेगा, फिर तो वो हाफ डुप्लेक्स में आ जाएगा। बट व्हाट्सएप की चैटिंग में अगर दो लोग ऑनलाइन है ना, और दोनों एक दूसरे से मैसेज पे बात कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया है जब आप लिख रहे होते हैं मैसेज, तो सामने वाले व्यक्ति जिसको आप मैसेज करने वाले हो, उसके वो भी आपकी चैट को खोले बैठा हुआ है, तो ऊपर लिखा होता है टाइपिंग। या अगर वो व्यक्ति आपको कुछ मैसेज लिख रहा है तो आपके फोन में उस व्यक्ति के अकाउंट में ऊपर लिखा होता है टाइपिंग, मतलब आपको दिख रहा होता है कि वो उधर से टाइप कर रहा है। यानी सेम टाइम पर अगर उस सामने वाले व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रही है और आपकी उसको पता चल रही है, तो इसको फुल डुप्लेक्स में ही रखा जाता है। ठीक है? बाकी व्हाट्सएप से ऑडियो कॉल करना या वीडियो कॉल करना ये तो है ही है, ये तो क्या कहलाएगा, फुल डुप्लेक्स कहलाएगा, यानी एक ही समय पर दोनों तरफ डाटा ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? तो ये है ना बेसिकली डायलॉग कंट्रोल है जो बताया गया है सेशन लेयर पर। ठीक है? तो इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो बस यही ध्यान रखना, अगर पेपर में डायलॉग कंट्रोल शब्द आ जाए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ जाए, संचार का प्रकार आ जाए, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स शब्द लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या है ये आपको समझ में आ गया है। और ये सब होता है सेशन लेयर पर, या इन सभी के बारे में बताया गया है सेशन लेयर पर। क्लियर है? अब अगला पॉइंट आता है दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। ये है हमारी ओएसआई मॉडल की सिक्स्थ यानी कि छठे नंबर की लेयर। इसका फुल फॉर्म है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है जी? अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी तक है ना जितनी भी हमने लेयर्स की चर्चा की, बात की, किसी भी लेयर पर सिक्योरिटी का जिक्र हुआ है? कहीं पर भी सुरक्षा की बात हुई है? अभी तक नहीं हुई। तो प्रेजेंटेशन लेयर को ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला जाता है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है? या सुरक्षा के लिए बोल दीजिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है? हिंदी में कहा जाएगा सुरक्षा का उद्देश्य, या सुरक्षा का उद्देश्य, ऐसे बोल दीजिए। ठीक है जी? तो अगर ये पूछा जाए आपसे या कहा जाए पेपर में, क्वेश्चन में,
कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी या सुरक्षा के उद्देश्य के लिए कौन सी है ना लेयर जिम्मेदार होती है, तो इसका सही आंसर होगा दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक, अब आगे देखिए, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो सिक्योरिटी हमें कैसे मिलेगी, ये एक मेन पॉइंट है ना। तो देखो, अगर आप है ना किसी को, अच्छा एक बात बताइए, आपने ना रीजनिंग पढ़ी होगी या पढ़ रहे होंगे, तो आपने कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ा है, पढ़ा ही होगा जरूर। तो वो जो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है ना, उस कोडिंग में, कोडिंग या डिकोडिंग वाले चैप्टर में अगर आपको किसी एक शब्द को कोड करने का तरीका पता चल जाए, तो आप दूसरे शब्द को डिकोड कर लेते हो ना। हाँ, कर लेते हैं। तो कुछ कुछ उसी तरीके से यहाँ पर आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसे सपोज दैट कि कोई कंप्यूटर है ए, ठीक है, और हम बी कंप्यूटर तक है ना डाटा भेजना चाहते हैं, ए से बी तक डाटा भेजना है हमको। तो अगर मैं ए यानी ए से डाटा भेज रहा हूँ बी तक, और वो डाटा या मैसेज है हेलो, तो बी के पास भी क्या पहुंचना चाहिए, हेलो ही तो पहुंचना चाहिए। ठीक है जी, बी के पास भी हेलो पहुंचना चाहिए। बट मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो नेटवर्क है ना, उसमें सिक्योरिटी मेरे को मिले, यानी कि ऐसा ना हो कि मेरे नेटवर्क को कोई हैक कर ले, कोई थर्ड पार्टी है ना इस नेटवर्क को हैक करके हमारा डाटा या तो देख ले, हमारा डाटा कह दो या मैसेज कह दो, उसको या कोई देख ले या फिर उसे चुरा ले, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस सुरक्षा के उद्देश्य से हम क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होगी समझाता हूं। उस सिक्योरिटी टेक्निक को ना बेसिकली एक नाम दिया जाता है, यहां लिख देता हूं मैं, उसको बोलते हैं बेटा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता, इंग्लिश में ही बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। और इस क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है एनक्रिप्शन और दूसरा शब्द आता है बेटा डीक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डीक्रिप्शन, समझने के तौर पर आप ऐसे लिख लो, एनक्रिप्शन का मतलब होता है कोडेड, कोड करना, ठीक है, कोडेड फॉर्म या कोड करना ऐसे कह लो। और डीक्रिप्शन का मतलब होता है बेटा डी कोड करना, यानी अगर आप किसी मैसेज को डी कोड कर रहे हैं तो उसको डीक्रिप्शन कहेंगे, कोड कर रहे हैं तो एनक्रिप्शन कहेंगे। तो समझिए इस बात को कि जो ए की तरफ से हेलो मैसेज भेजा गया ना, उसको टेक्निकल भाषा में प्लेन टेक्स्ट के नाम से बोला जाता है। पहले तो ये ध्यान रखना है, ए जो मैसेज भेज रहा है बी को हेलो, उसे टेक्निकल भाषा में प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। अब इस प्लेन टेक्स्ट पर हम क्या करेंगे, एनक्रिप्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी टेक्निक लगा देंगे। और सिक्योरिटी टेक्निक लगाने के बाद, यानी कि एनक्रिप्शन लगाने के बाद, जो कन्वर्टेड फॉर्म हमें मिलेगी हमारे मैसेज की, उसे सीफर या साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। जैसे सपोज दैट मैसेज क्या था हमारा हेलो, अब मैंने उसे एनक्रिप्ट कर दिया यानी कोड कर दिया, तो किस में चेंज कर दिया, बाय में, यानी हेलो शब्द को बाय में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क का यूज करके हम डाटा को या मैसेज को भेजेंगे। ये हमारा नेटवर्क, ये क्या हमारा कोई भी नेटवर्क है, चाहे वो इंटरनेट हो या कोई भी नेटवर्क हो, उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके हमें डाटा भेजना है। तो नेटवर्क में जो हमारा डाटा या मैसेज जा रहा है वो क्या जा रहा होगा, बाय। अब कोई थर्ड पार्टी है, मान लीजिए सी, और उस सी ने ना हमारा नेटवर्क हैक कर लिया, हैकिंग हो गई हमारे नेटवर्क की। हैकिंग का मतलब समझते हैं, हैकिंग शब्द का मतलब होता है अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि बिना परमिशन के किसी भी चीज को उपयोग में लाना, उसे हैकिंग कहा जाता है। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई कंप्यूटर है और आप बिना परमिशन के उस कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दो, तो ये भी एक तरीके की हैकिंग है। आपने परमिशन क्यों नहीं ली उसे यूज करने से पहले, तो बिना परमिशन के किसी भी चीज को, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी नेटवर्क को एक्सेस लेना, उपयोग में लाना, हैकिंग ही कहा जाता है। तो हमारी मतलब किसी थर्ड पार्टी सी ने क्या करा, हमारा नेटवर्क हैक कर लिया, और हैक करने के बाद वो डाटा या मैसेज को देखना चाहता है, तो उसे क्या दिखाई देगा, बाय। अब ये बाय मैसेज उसके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि ये कन्वर्टेड फॉर्म है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये है क्या चीज। आपने हिंदी मूवीज में भी देखा है, अब तो खैर ये चीज नहीं दिखती, पुरानी मूवीज में हमें ये चीज देखने को मिलती थी। जैसे एक मूवी नहीं थी 16 दिसंबर, शायद 16 दिसंबर नाम से एक मूवी आई थी, 16 दिसंबर, और उसमें एक कोड था, दुल्हन की विदाई का समय हो गया है। तो जिसको भी ये बात पता चल रही है दुल्हन की विदाई का समय हो गया, वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या मतलब है। तो उसी तरीके से समझ लो, ये बाय का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा क्या है, जबकि बाय का मतलब हेलो है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी मैसेज को है ना भेजेंगे डेस्टिनेशन साइड पर। डेस्टिनेशन साइड पर जो मैसेज पहुंचेगा उसे सीफर टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट ही बोला जाएगा, यानी कि कन्वर्टेड फॉर्म क्या पहुंचेगी, बाय पहुंचेगी। अब बाय को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लेन टेक्स्ट में, और जैसे हम इसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे वो हेलो में वास्तविक रूप में आ जाएगा। पर ये कैसे होगा, डीक्रिप्शन करने के बाद, यानी कि डिकोड करने के बाद ऐसा संभव हो पाएगा। ठीक है जी, तो क्या पता चला आपको, दो बातें यहां पर पता चली। पहली बात तो किसी नेटवर्क में जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसे प्लेन टेक्स्ट और कन्वर्टेड मैसेज को सीफर टेक्स्ट कहते हैं। दूसरी बात कि जब मैसेज को कोड किया जाएगा तो उसे एनक्रिप्शन, और डिकोड किया जाएगा तो उसको डीक्रिप्शन के नाम से बोल दिया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन है ना आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो मैं समझता हूं आप बखूबी आंसर दे पाएंगे। माफ कीजिएगा।
क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये है ना, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें जो पॉइंट आपके सामने है ना, उसी से समझ में आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। हम सिक्योरिटी टेक्निक जो लगा रहे हैं किस लिए लगा रहे हैं, ताकि हमारे मैसेज को, हमारे डाटा को अगर कोई हैक भी कर ले तो उसे लिटरली पता ही ना चल पाए कि ये मैसेज या ये डाटा है क्या, उसे समझ में ही नहीं आएगा ये। ठीक है, चलिए, आई होप सो कि ये बात समझ में आ गई होगी, आपको नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रेजेंटेशन लेयर पर सबसे पहला पॉइंट तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, या सिक्योरिटी पर्पस ही है, जो मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद है ना, एक पॉइंट और भी आता है प्रेजेंटेशन लेयर पर, जिसे कहा जाता है दैट इज कंप्रेशन। एक शब्द और लिखेंगे, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट आता है बेटा कंप्रेशन। ये क्या चीज है? कंप्रेशन का मतलब होता है बेसिकली हिंदी में संपीड़न। क्या ये जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है। अगर आप कोई डाटा भेज रहे हैं तो जरूरी है कि आप उसे कंप्रेस करके भेजें, संपीड़ित करके भेजें। जैसे एग्जांपल के लिए, मान लो अगर आपकी कोई फाइल है, तो ये बात आपको पता है कि हर एक फाइल का अपना एक साइज होता है। ठीक है, हर एक फाइल का अपना एक साइज होता है कंप्यूटर में। जैसे एक फाइल है जिसका साइज है 10 किलोबाइट, 10 KB की फाइल है। ठीक, अब ये जो 10 KB की फाइल है, इसे अगर आप ट्रांसफर करेंगे यानी भेजेंगे कहीं पर, तो 10 किलोबाइट के स्पेस में जारी होगी है। ये वैसे ही समझ लो, जैसे मान लो कोई सामान आपके घर से दूसरे घर में जा रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रक वगैरह लाना पड़ता है। घर का सामान काफी होता है ना, तो उसके लिए आपको ट्रक लाना पड़ेगा। सपोज दैट कि अगर आप कम सामान को ले जा रहे हैं तो छोटे ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। बट अगर आप एक तकनीक अपनाएं तो शायद है ना, छोटे ट्रक से ज्यादा सामान भी ले जा सकते हैं। कैसे? सामान को जितना हो सके फोल्ड करने की कोशिश करो, छोटा बनाने की कोशिश करो, छोटे छोटे पैकेट्स बनाओ, डब्बे बनाओ, ताकि छोटे ट्रक में ही आपका घर का पूरा सामान चला जाए। इस बात को ऐसे समझ लो, आपके घर में कोई बेड है और वो फोल्ड नहीं हो सकता है, तो उसको अगर आप ले जाएंगे तो ट्रक में ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि फोल्ड होता ही नहीं है, तो उसे पूरे बड़े से ट्रक में ले जाना पड़ेगा। बट अगर आप मान लो अपने घर में फोल्डिंग बेड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो बेड फोल्ड हो जाता और फोल्ड होकर छोटे से ट्रक में भी रख के ले जाया जा सकता था, है ना। तो इसी तरीके से समझ लो कि अगर कोई फाइल है जिसका साइज मान लो 10 किलोबाइट का है, आपको इसे ट्रांसफर करना है, भेजना है, तो आप इस पर कंप्रेशन टेक्निक लगाइए, इसको संपीड़न करिए या संपीड़ित कीजिए। और जैसे ही आप संपीड़न करेंगे यानी कंप्रेस करेंगे, मान लो ये फाइल हो जाती है 6 किलोबाइट की, अब इसको भेज दो। इसको जैसे ही ट्रांसफर करना है आप ट्रांसफर कर दो। ये हमारा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में यही फाइल जाएगी, और फाइल का साइज कितना होगा? 6 किलोबाइट का होगा। अब ये फाइल जब पहुंचेगी डेस्टिनेशन साइड पर, तो कितने किलोबाइट की पहुंचेगी? 6 किलोबाइट की। तो हम इस फाइल को फिर डीकंप्रेस कर लेंगे, यानी कि असंपीड़ित कर लेंगे, और फाइल वास्तविक रूप में आ जाएगी, यानी कि 10 किलोबाइट की फाइल फिर से बन जाएगी। तो फायदा क्या हुआ कि जो 10 किलोबाइट की फाइल थी, वही फाइल है ना 10 किलोबाइट की पहुंची है, बट रास्ते में बीच में केवल 6 किलोबाइट का ही स्पेस ऑक्यूपाई हुआ होगा, केवल 6 किलोबाइट की ही जगह घेरी गई होगी। एक तरीके से वैसे ना, जैसे बेड को फोल्ड कर दिया है, तो जब रास्ते में से लेके जाओगे तो छोटी सी जगह में ही चला जाएगा ये। ठीक है, तो कंप्रेशन है ना, ये बोला गया कि जरूरी है कि अगर आप कोई नेटवर्क के थ्रू डाटा भेज रहे हैं तो कंप्रेस करके भेजिए डाटा को। क्लियर, समझ में आ गई बात? ये आप नोट कर लीजिए। कंप्रेशन का मतलब होता है संपीड़न, और डीकंप्रेशन इसका जो अपोजिट शब्द है उसको डीकंप्रेशन कहते हैं, जिसको असंपीड़न कहा जाएगा। ठीक है, बाकी एक पॉइंट और लिख लेना कि कंप्रेशन और डीकंप्रेशन के लिए ना बेसिकली एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हुफमान टेक्निक कहा जाता है। हुफमान टेक्निक, इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ये काम करने के लिए। मान लो बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब डीप में पूछ लिया जाए, तो पूछ सकते हैं कि कंप्रेशन डीकंप्रेशन के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है हुफमान टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये थी प्रेजेंटेशन लेयर जो मैंने आपको बताई। तो दो ही मेन पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट तो सिक्योरिटी पर्पस, जिसमें एनक्रिप्शन डीक्रिप्शन यानी क्रिप्टोग्राफी, और दूसरा है कंप्रेशन डीक्रिप्शन यानी कि संपीड़न और असंपीड़न करना। क्लियर है? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछे। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब लास्ट लेयर बची हुई है हमारी, जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद है ना हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए लास्ट, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है साहब। अब देखो एक बात बताइए, दोनों ही साइड में, यानी जब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, है ना, ओएसआई मॉडल का, लेयर्स का, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एप्लीकेशन लेयर है ना, दोनों साइड पर कंप्यूटर से ही कनेक्टेड होती है, चाहे ए साइड पर चाहे बी साइड पर। याद है ना? जैसे अगर मान लो ये ए साइड है और ये मान लीजिए बी साइड है, यानी ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो सेंडर से अगर डाटा भेजा जा रहा है तो भी एप्लीकेशन लेयर जिम्मेदार, मतलब कनेक्टेड है सबसे पहले, और बी की तरफ अगर डाटा रिसीव किया जा रहा है तो भी एप्लीकेशन लेयर ही
सबसे पहले कनेक्टेड होती है। ठीक है, इस तरीके से डाटा है ना मूव करता है ए से लेकर बी तक। क्लियर है? तो यहां पर एप्लीकेशन लेयर जो ए और बी दोनों से कनेक्टेड है, तो ए और बी का मतलब क्या है? ए और बी दोनों वैसे तो कंप्यूटर हैं, बट इन कंप्यूटर को चलाने वाले होंगे तो हम और आप जैसे ही लोग। कंप्यूटर अपने आप ही थोड़ी किसी को कोई डाटा भेज देता है या रिसीव कर लेता है, भेजते तो हम ही है ना, कंप्यूटर के थ्रू। तो बेसिकली हम और आप जैसे लोगों को जो सर्विस मिल रही है इस पूरे नेटवर्क की, वो एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ही मिल रही है। क्योंकि ए से एप्लीकेशन लेयर कनेक्टेड है और बी से भी एप्लीकेशन लेयर कनेक्टेड है। ए और बी दोनों कंप्यूटर पे काम कौन कर रहा होगा? आप और हम जैसे लोग। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि यूजर सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो आंसर है एप्लीकेशन लेयर। लिख लो इस बात को, यूजर सर्विस प्रोवाइडिंग। यूजर सर्विस प्रोवाइडिंग हिंदी में कहा जाएगा उपयोगकर्ता, यानी यूजर को हिंदी में कहते हैं उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए, सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है बेटा? इसके लिए लेयर जिम्मेदार है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। पहला पॉइंट तो ये आता है। दूसरा पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखकर बताया था आपको, दैट इज एंड टू एंड डिलीवरी। ये भी यहां पर लिखेंगे हम, एंड टू एंड डिलीवरी। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है ये भी आपको बताया था, और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब ये होता है कि ए वाले एंड से बी वाले एंड तक डाटा को स्थानांतरित किया जा रहा है, ए से लेकर बी तक डाटा को भेजा जा रहा है, इसीलिए इसको एंड टू एंड डिलीवरी कहा जाता है। क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट आता है यहां पर बेटा, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स, ठीक है, देखो जहां पर है ना ज्यादा सर्विस की बात होगी वहां पर ज्यादा प्रोटोकॉल इस्तेमाल में लाई जाएंगे, ये तय है। इस बात को आप ऐसे समझ लो, जैसे एप्लीकेशन लेयर ही तो ए और बी से कनेक्टेड है, और ए और बी पर है ना कौन काम कर रहे होंगे? आप और हम जैसे यूजर्स। और आपके और हमारे जैसे यूजर्स के ना ढेर सारे काम होते हैं इंटरनेट नेटवर्किंग के। अलग अलग तरीके का डाटा हमें ट्रांसफर करना है, अलग अलग तरीके का डाटा हमें प्राप्त करना है, तो ढेर सारे काम होते हैं, है ना? तो एक बात याद है जो मैंने पहले भी बोली थी, इंटरनेट नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम भी हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल जिम्मेदार होती है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल लिखी गई होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पर काम करती हैं, सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर के फंक्शंस होते हैं, तो आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि जहां यूजर को सर्विस दी जा रही होगी, यूजर को यानी उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान की जा रही होगी, वहीं पर काम ज्यादा होंगे, और हर एक काम के लिए प्रोटोकॉल अलग अलग लिखी गई होगी, अलग अलग प्रोटोकॉल बनाई गई होगी, है ना? तो यहां पर कौन कौन सी प्रोटोकॉल यूज में लाई जाती है, मैं उनके नाम बोल देता हूं। ठीक है, देखो एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है एचटीटीपी, इसी का नाम है ना फिर आगे चेंज करके एचटीटीपीएस कर दिया गया। फिर एक प्रोटोकॉल है एफटीपी, एक प्रोटोकॉल का नाम लिखिए बेटा एसएमटीपी, एक प्रोटोकॉल का नाम लिखिए दैट इज पीओपी3, एक प्रोटोकॉल का नाम लिखिए आईमैप, एक प्रोटोकॉल का नाम लिखिए दैट इज माइम, इसके अलावा एक प्रोटोकॉल और लिखिए दैट इज डीएनएस, एक प्रोटोकॉल का नाम लिखिए डीएससीपी, एक प्रोटोकॉल है एसएनएमपी, एक प्रोटोकॉल का नाम लिखिए दैट इज टेलनेट, और एक और लिख लीजिए प्रोटोकॉल दैट इज गोफर, GOPHER। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी प्रोटोकॉल्स है ना एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करती हैं। तो एक एक करके ना मैं सभी प्रोटोकॉल्स के नाम और उनकी फुल फॉर्म और उनके बारे में बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए, नोट करना है तो नोट करते जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल की। देखो इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बेसिकली एक कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को सर्वर कंप्यूटर तक पहुंचाने के काम करती है। जैसे आपका कंप्यूटर है और आपके कंप्यूटर में फेसबुक यूट्यूब की वेबसाइट अगर खुलनी हो, तो फेसबुक या यूट्यूब के सर्वर कंप्यूटर तक आपके कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को ले जाने वाला प्रोटोकॉल यही होता है। ठीक है, इसीलिए इंटरनेट नेटवर्किंग की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब इस प्रोटोकॉल में थोड़ी सी सिक्योरिटीज को बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम चेंज करके अब HTTPS कर दिया, जिसमें सबसे लास्ट में लिखे हुए एस का मतलब होता है सिक्योर। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्लियर है बेटा? तो अब इसका नाम हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद आती है एफटीपी प्रोटोकॉल, इसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बेसिकली किसी भी तरीके की फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। आप कोई भी किसी भी प्रकार की फाइल हो, कोई भी फाइल, उसे अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज रहे हैं, तब एफटीपी प्रोटोकॉल यूज में लाई जाती है। इसी के कंपैरेटिवली ये गोफर नाम की जो प्रोटोकॉल है, जिसका मैंने सबसे लास्ट में नाम लिखा है, इसकी अपनी कोई फुल फॉर्म नहीं है, बट इस गोफर नाम की प्रोटोकॉल के थ्रू
केवल दस्तावेज वाली फाइलों को ट्रांसफर किया जाता है, डॉक्यूमेंट वाली। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, किसी भी तरीके की फाइल हो तो वो एफटीपी के थ्रू भेजी जाती है, और अगर डॉक्यूमेंट या दस्तावेज वाली फाइलें होंगी तो वो गोफर के थ्रू भेजी जाती है। फिर आता है एसएमटीपी, इसको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैंने आपको ईमेल के टाइम पर जब मैंने इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ाया था प्रॉपर समझा दिया है ना। ऐसी एक और प्रोटोकॉल है पीओपी 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ये भी मैंने ईमेल वाले चैप्टर में आपको बखूबी प्रॉपर समझाया था, मतलब ईमेल वाले टॉपिक में, इंटरनेट वाले चैप्टर में। फिर आता है आईमैप, इसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके बारे में भी मैंने ईमेल वाले टॉपिक में, इंटरनेट वाले चैप्टर में प्रॉपर पूरा समझाया था। और फिर आती है माइम, जिसको हम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहते हैं। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसको भी मैंने ईमेल वाले टॉपिक में, इंटरनेट वाले चैप्टर में प्रॉपर पूरा डिटेल में समझाया था। तो ये 4 जो प्रोटोकॉल हैं वो एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करती हैं, बट इनको हमने डिटेल में समझा था इंटरनेट वाली क्लास में, ठीक है, ईमेल वाले टॉपिक में। तो एसएमटीपी, पीओपी 3, आईमैप और माइम, ये चारों प्रोटोकॉल ईमेल के संदर्भ में काम करती हैं। अब आता है एक और नाम, दैट इज डीएनएस। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। वैसे पता है एक डोमेन नेम सर्वर भी होता है, एक फुल फॉर्म, वो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उनको कहा जाता है डोमेन नेम सर्वर, बट इसका जो फुल फॉर्म है प्रोटोकॉल का, उसे डोमेन नेम सिस्टम ही कहते हैं। अब बेसिकली डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम नाम की प्रोटोकॉल क्या काम करती है, ये नाम को आईपी एड्रेस में चेंज करती है। नहीं समझे? समझाता हूं। देखो, आपके घर का है ना एड्रेस, या आपके घर की आइडेंटिफिकेशन आपकी कॉलोनी में कैसे होती है? आप बोलेंगे सर हमारे घर की आइडेंटिफिकेशन या हमारे घर की जो पहचान है पूरी कॉलोनी में, सेक्टर में, 2 तरीके से हो जाती है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपकी है ना आपकी कॉलोनी या सेक्टर में आपके घर का जो एड्रेस है वो कुछ इस तरीके से होगा, A20 और आगे लिखा होगा, मान लीजिए, मान लो आपके A20 और फिर आगे जो भी लिखा होगा, मान लो लिखा हुआ है गांधीनगर, ऐसे लिखा होगा गांधीनगर कॉलोनी, और आगे लिखा होगा दैट इज बेंगलुरु। ठीक है, मान लो आपके घर का एड्रेस ऐसे लिखा हुआ है, A20 मकान का नंबर है और फिर गांधीनगर कॉलोनी बेंगलुरु, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये है घर का एड्रेस। और आपने अपने घर, यानी आपने अपने घर के ऊपर है ना ऐसे भी लिखवा रखा है बेटा लक्ष्मी निवास, लक्ष्मी निवास, ये भी लिखवा रखा है। तो मुझे ये बताइए कि आपकी पूरी कॉलोनी या सेक्टर में मान लो अगर 20 या 30 घर हैं, तो उसमें आपने अगर लक्ष्मी निवास लिखवा रखा है घर के ऊपर या घर के आगे बड़ा बड़ा सा, तो क्या यही सेम नाम कोई दूसरा व्यक्ति रखता है? जनरली नहीं रखता। एक कॉलोनी या सेक्टर में एक जैसे नाम ऐसे कोई नहीं रखता। अगर किसी ने लक्ष्मी निवास लिख लिया तो कोई बंदा बदल के लिख लेगा, कुछ अलग रख लेगा, एक जैसा तो नहीं रखता। तो आपकी कॉलोनी या सेक्टर में आपके घर की पहचान के लिए 2 चीजें हैं या नहीं? एक तो ये नंबर्स वगैरह हो गए, A20 ऐसा कोई नंबर हो गया, और दूसरी पहचान होगी लक्ष्मी निवास, जो ये नाम लिखा है आपने। अब मान लो कोई पोस्टमैन आपकी कॉलोनी या सेक्टर तक पहुंचता है, उसे आपके घर तक लेटर देना है, तो लेटर पर दोनों में से कोई एक चीज लिख दो, चाहे तो लिख दो लक्ष्मी निवास गांधीनगर बेंगलुरु, तब भी आपके घर तक आ जाएगा। वो गांधीनगर में जिस घर पे लक्ष्मी निवास लिखा होगा उस घर में दे देगा। या फिर आप ये लिख दो लेटर के ऊपर A20 गांधीनगर बेंगलुरु, तब भी आपके घर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके घर का जो नंबर है वो A20 है नहीं? तो इसे तो बोलेंगे नेमिंग सिस्टम, इसे कहा जाएगा नेमिंग सिस्टम, और इसे कहा जाएगा नंबर सिस्टम, और दोनों से पहचान हो रही है। तो इसी तरीके से होता है हर एक कंप्यूटर की पहचान इंटरनेट नेटवर्किंग में। जैसे मान लो हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, उस कंप्यूटर का अपना एक पहचान एक नाम से भी हो सकता है और आईपी एड्रेस से यानी नंबर से भी हो सकता है। जैसे अगर फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर की अगर हम बात करें, यानी फेसबुक की वेबसाइट हमें अपने कंप्यूटर में खोलनी है, तो फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर से जुड़ना पड़ेगा। वो कहां पर है? अमेरिका में। तो फेसबुक के सर्वर की 2 पहचान है, एक तो facebook.com जो कि वेबसाइट का एड्रेस है, और दूसरा एड्रेस, तो उससे भी है ना फेसबुक के सर्वर तक कनेक्ट हुआ जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। ठीक है ना? तो ये जो प्रोटोकॉल है ना डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम नाम की प्रोटोकॉल, ये नाम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को नाम में चेंज करती रहती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। यानी जब मैं लिखता हूं ना www.facebook.com, तो ये तो नाम हो गया ना फेसबुक के सर्वर का, जैसे यहाँ पर लक्ष्मी निवास, तो उसको नंबर में चेंज कर देगी यानी आईपी एड्रेस में, और फिर फेसबुक के सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी। ऐसे फेसबुक के सर्वर से रिक्वेस्ट मतलब डाटा हमारे कंप्यूटर में आ रहा है एक नंबर के थ्रू, तो उसको फिर नाम में चेंज कर देती है। तो इस तरीके का काम करती है हमारे कंप्यूटर में रहकर। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? ये सिंपल सा मीनिंग है कि डीएनएस नाम की प्रोटोकॉल हमारे कंप्यूटर में रहकर नाम से आईपी और आईपी से नाम में चेंज करने का काम करती है। बताओ जी, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आती है डीएससीपी, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल बेसिकली काम करती है आईपी एड्रेस जनरेट करने में। जैसे आपने ना जियो कंपनी को फोन किया कि भैया हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है हम आपके घर इंटरनेट कनेक्शन लगा जाएंगे।
अब इंटरनेट कनेक्शन जब वो लगाने आते हैं ना, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको एक आईपी एड्रेस देंगे जिससे आपकी पहचान होगी, है ना। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, आईपी एड्रेस जब पढ़ाया था। तो आपकी पहचान के लिए आपको एक आईपी एड्रेस देंगे, और उस आईपी एड्रेस के साथ अपने पास आपकी एक आईडी प्रूफ अटैच करके रखेंगे, यानी ये आईपी एड्रेस से इंटरनेट ये आदमी चला रहा है, आपका आईडी प्रूफ ले लेंगे, है ना। तो वो जो आईपी एड्रेस आपको दिया गया है इंटरनेट चलाने के लिए, वो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम से तो जनरेट हुआ होगा, तो उसी सिस्टम को है ना डीएससीपी कहते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। और उस कंप्यूटर सिस्टम पर जो प्रोटोकॉल काम कर रही होती है इसी आईपी एड्रेस जनरेट करने के लिए, उसको भी डीएससीपी ही कहा जाता है। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सिंपल सा लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूजर्स को आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डीएससीपी प्रोटोकॉल जिम्मेदार होती है। एसएनएमपी, इसको बोलते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना, नेटवर्क प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है, नेटवर्क का प्रबंधन। फिर आता है टेलनेट। टेलनेट नाम की प्रोटोकॉल को है ना दो नाम से बोला जा सकता है, इसको टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बोल देते हैं और टेली टाइप नेटवर्क भी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क या टेली टाइप नेटवर्क, दोनों में से कोई भी बोल दिया जाता है। ठीक है, बट इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है रिमोट लॉगिन में। रिमोट लॉगिन समझते हैं, जैसे आपका दोस्त है ना अगर अमेरिका में है और उसका फोन आपके पास आए और वो ये कहे कि मेरे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो गई है, उसे ठीक कर दो, तो क्या आपको तत्काल प्रभाव से टिकट बुक करके अमेरिका जाना पड़ेगा? नहीं, आपको अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही, अपने कंप्यूटर से ही, इंटरनेट के माध्यम से ही उसके कंप्यूटर को प्रॉपर अपने कंप्यूटर पर भी देख सकते हो और ठीक कर दो। सॉफ्टवेयर की दिक्कत, हार्डवेयर की दिक्कत नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवेयर के लिए तो फिर आपको वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो इसमें ना कुछ विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एमी एडमिन या टीम व्यूअर जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों साइड पर। तो जब इन सॉफ्टवेयर को दोनों साइड पर यूज करते हैं ना, तो उससे ये काम किया जा सकता है रिमोट लॉगिन वाला। बट इस काम को करने के पीछे भी एक प्रोटोकॉल जिम्मेदार है, आंसर है टेलनेट, टेलनेट नाम की प्रोटोकॉल। तो बस इसमें इतना ही दिमाग में रखना है कि टेलनेट नाम की प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, चलो, आई होप सो है ना ओएसआई मॉडल का जो 7 लेयर कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, फिर हमारा नेटवर्किंग वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, मैंने आपको है ना ये बात बताई थी शुरुआत में जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था कि ओएसआई जो मॉडल है, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको बेसिकली रेफरेंस मॉडल के नाम से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब 1969 में अमेरिकन सक्सेस हो गए थे, है ना, अमेरिकन ने नेटवर्किंग पॉसिबल कर ली थी, वर्ल्ड का पहला नेटवर्क बना लिया था ARPANET, तब ये मॉडल बनाया गया था समझाने के लिए कि नेटवर्किंग कैसे काम कर रही है। बट उसके कुछ ही समय बाद एक नया मॉडल और बनाया गया, जिसका नाम रखा गया टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, और इस मॉडल को इम्प्लीमेंटिंग मॉडल कहा जाता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मान लो बिल्कुल शुरुआत में है ना लोगों को समझाने के लिए ओएसआई मॉडल बना दिया गया था, फिर लगा बाद में कि इसमें कुछ चेंज या बदलाव होना चाहिए, तो फिर एक नया मॉडल बनाकर पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसलिए इम्प्लीमेंटिंग मॉडल के नाम की अगर बात होगी तो टीसीपी आईपी मॉडल बोलेंगे, है ना। या मॉडल शब्द लिखना है तो ये भी लिख लो, मॉडल। ऐसे यहाँ पर मॉडल लिख लिया, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के नाम ही तो होते हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये मॉडल बनाया गया था नया वाला। ठीक है, अब इसमें चेंज या बदलाव क्या है? जो एक बहुत बेसिक सा चेंज या बदलाव आपको जो पता होना चाहिए वो ये है, जैसे यहाँ पर ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? 7। तो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं, 4। ये सबसे पहला बदलाव किया गया। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है, इन तीनों लेयर को कंबाइन करके ये कहा गया टीसीपी आईपी मॉडल में कि इनको अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या पड़ रही है, आप केवल एप्लीकेशन लेयर ही बोल दो बस। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर को ना ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोला गया कि इसको ऐसे ही रहने दो। और फिर इसके बाद आती है नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर को बोला गया कि इसका नाम है ना इंटर नेटवर्किंग लेयर कर दो, इंटर नेटवर्किंग लेयर। तो इंटर नेटवर्किंग लेयर कह दो, या फिर कई बार केवल नेटवर्क लेयर भी बोल दिया जाता है, दोनों में से कोई भी बोल देता है। ठीक है भाई, और इसके बाद आती है फिर डेटा लिंक लेयर, और इसके बाद आती है फिजिकल लेयर। तो इन दोनों लेयर को कंबाइन करके भी कहा गया कि एक ही नाम दे दो, और इसका नाम रख दिया नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस एंड हार्डवेयर, नेटवर्क इंटरफेस एंड हार्डवेयर, ये नाम दे दिया गया। तो टोटल मिला के अगर टीसीपी आईपी मॉडल की हम बात करें तो वहां पर कितनी लेयर्स हैं? तो वहां पर 4 लेयर्स होती हैं। कुछ लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर्स की पीडीएफ में यह आपको आंसर 5 भी देखने को मिल सकता है, जो कि सही नहीं है, आंसर 4 ही सही है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं
कि ये जो तीन लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों को कंबाइन करके तो एप्लीकेशन लेयर ही बोला जाता है, ये फिक्स है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि टीसीपी आईपी मॉडल में भी ये जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, इन दोनों को इन्हीं नाम से बोला जा रहा हो। सुनना क्या बोल रहा हूं, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का नाम कंबाइन करके नेटवर्क इंटरफेस एंड हार्डवेयर दिया गया है, बट ऐसा हो सकता है कि टीसीपी आईपी मॉडल में भी इन दोनों नाम को कंसीडर किया जा रहा हो, ठीक है, लिखा जा रहा हो, बोला जा रहा हो। इसी वजह से लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर की पीडीएफ वगैरह में 5 लेयर कर देते हैं इन दोनों के नाम को। भाई 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 5 बोल देते हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे नेटवर्किंग की तो वहां पर है ना 4 ही आंसर है, ठीक है। बट ये डेफिनेट श्योर है कि इन तीनों को कंबाइन करके यहां पर एक ही नाम दिया गया, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, ठीक है भाई। तो बस इतना ही काफी है नेटवर्किंग में, और जितना हो सकता था, जितना हो सकता है उतना मैंने कराने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था कि अगर आप शुरू से लेकर एंड तक सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कॉमन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर से, यानी पहले चैप्टर से लेकर कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले चैप्टर तक जरूर पढ़ें, पूरा पढ़ें, हर एक एग्जाम में काम देता है, ठीक है। तो अगर एक कॉमन तैयारी करनी है आपको सभी एग्जाम्स के लिए, तो एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है आपके लिए, और वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी। और फिर इसके बाद छोटे छोटे से 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, डाटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नंबर सिस्टम। ये चैप्टर वही लोग पढ़ें जिनके सिलेबस में दे रखा हो, बस, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि 2 क्लासेस आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी की हो जाएंगी, और 2 क्लासेस आप डाटाबेस की मान लीजिए, 1 क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और 1 क्लास आप मान लो नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो मोटा मोटी बात अगर करके चलें तो 6 से 7 क्लासेस और बची हुई हैं, फिर आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, बैच खत्म हो जाएगा। 6-7 क्लासेस और मान लो बस, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मिलेंगे अगली क्लास में। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नो डाउट सर, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो फिर आज के सेशन को और आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलना और कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो ठीक है जी। तो जाते जाते ये बोलूंगा, कभी भी कोई डाउट रहे तो व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। दोबारा से भी दोहरा देता हूँ, 8448832987। जितना जल्दी होगा रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।